क्राइम कंट्रोल करने के लिए ही आप जहाँ पोस्टेड हैं वहाँ के जो पुलिस स्टेशन हैं उनमें ये मैसेज भेजना है कि क्रिमिनल्स बी अफेयर्ड ऑफ यू, स्केयर्ड ऑफ यू। अब वो नहीं डेयर करेंगे कि छोड़ेगी नहीं, क्या एक्ट कीजिएगा कि ऐसा मैसेज चला जाएगा? कहा यह जाता है कि ये फ्री और कंपलसरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स के चिल्ड्रन को दिया बिना किसी एडुकेट इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटी के। उसका परिणाम ये हुआ कि जिस शिक्षा की गुणवत्ता की आप बात कर रहे हैं वो गुणवत्ता जो है वो उसका डिक्लाइन कर रही है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? सती प्रथा को बनाए रखने के पीछे कौन सी हमारी अवधारणा थी? प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम सर। बैठिए प्लीज। सॉरी सर, ये एक्चुअली लग नहीं पाया। बैठिए। अच्छा, आप यू आर वर्किंग समवेयर, ब्रिटिश काउंसिल, यस सर। आईटीसी, यस सर। मुंगेर? जी सर। अरे वाह, यू आर इन मुंगेर? यस सर। अरे वेरी नाइस। अच्छा, बहुत अच्छा। व्हाट वर्क यू आर डूइंग ओवर देयर? प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, व्हाट्स योर यस जॉब? सर जो मेरा जॉब था वो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का था सर। आईटीसी के द्वारा एक जो सीएसआर प्रोजेक्ट रन किया जाता है, दैट इज सुनहरा कल, मिशन सुनहरा कल। अच्छा। तो सर उसमें सप्लीमेंट्री लर्निंग सेंटर्स के द्वारा जो बच्चों के अंदर जो लर्निंग गैप्स हैं उसको फुलफिल किया जाता है। अलग अलग में जैसे मेरे गांव में एक सेंटर से, आसपास के गांव में भी 1-2 सेंटर्स हैं, तो सर उसको हैंडल करना होता है बेसिकली। जब बेसिकली यू आर पोस्टेड समवेयर? नो सर, मैं पहले काम कर रही थी, अब नहीं कर रही? अभी एग्जाम के लिए मैंने अभी छोड़ दिया है? जी सर। तो ये बेसिकली आईटीसी का व्हाट वाज द मेन वर्क? सर इनिशियली ये जब स्टार्ट हुआ था 1910 के अराउंड स्टार्ट हुआ था, तो सर अभी तो ये सिगरेट फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है, पर अभी इसने काफ़ी सारे अलग सेक्टर्स में भी डाइवर्सिफाई किया है। जैसे कि एक अभी रिसेंटली कुछ साल पहले, 3 साल पहले एक डेयरी प्रोजेक्ट लगा है हमारे पास में ही। दूसरा सर ये एफएमसीजी जो होते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जैसे आशीर्वाद आटा, ऑयल्स, ये सारे। नहीं, ये सब बिजनेस की तरफ आईटीसी कब टर्न किया? सर एग्जैक्टली तो इट वाज मेंट फॉर सिगरेट मेकिंग? ये इनिशियली इट वाज सर। फुल फॉर्म क्या है इसका? इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड। Tobacco Company। यस सर। तो ये दूसरे बिजनेसेस में इंटरफेयर करना शुरू किया। What was the reason for that? When it happened? Started? Sir, when it happened that exactly I do not remember. Hmm. But sir, as business model हम जानते हैं कि कोई भी कंपनी होती है सर आजकल वो डाइवर्सिफाई कर रही है, बिकॉज वी नो कि कंज्यूमर्स की डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं, जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा डिमांड्स में होते हैं। तो जो भी कंपनियां होती हैं इस तरीके से वो सिर्फ कोर सेक्टर में ना वर्क करके उसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में भी डाइवर्सिफाई करती है, जिसमें से कि आईटीसी ने भी अपने सेक्टर्स को काफ़ी डाइवर्सिफाई किया है। डेयरी से लेकर के सर अगरबत्ती से लेकर के अलग अलग क्षेत्रों में हर एक चीज़ में इसका देखने को मिलता है सर। तो मतलब एज ए कोऑर्डिनेटर किस जी। प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर थी आप? कल्चरल लीड? नहीं सर, मैं कल्चरल लीड सर ब्रिटिश काउंसिल में जब मैं वर्क करती थी, दैट इज आफ्टर माई कॉलेज। अच्छा, ब्रिटिश काउंसिल में ये 2 पार्ट? जी सर, 2 अलग अलग हैं वो। वहाँ क्या करती थी? सर वहाँ पे मेरा काम बेसिकली था, जो ब्रिटिश काउंसिल है वो एक यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि सॉफ्ट स्किल प्रमोट करती है, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं, और मेनली जो सॉफ्ट पावर होते हैं इंडिया के और ब्रिटिश कंट्रीज़ के, कॉमनवेल्थ के, वो प्रमोट करती है। तो उसमें से मेरा जो मेन काम था वो जो कल्चरल लीड्स होते हैं, यानी जितने भी कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि 2017 में इंडिया यूके ईयर ऑफ कन्वर्जेंस था, तो सर उसमें जितने भी मिनिस्ट्रीज़ होते हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हो गया, अलग अलग एक्सटर्नल मिनिस्ट्रीज़, इनके साथ कोऑर्डिनेट करना होता है, और जो भी कलाकार हैं, जो भी लोग हैं। एक्चुअली एकेडमिकली यू गॉट द डिग्री ऑफ बीटेक? यस सर। हैं? यस सर। अच्छा, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फरीदाबाद? जी बीटेक में व्हाट वाज योर ट्रेड? सर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। So electronic and communication. So how you are shifting your trade, your focus also?
इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में यू लर्न अ लॉट, तो एवरीथिंग इज लॉस्ट नाउ. No, sir, I don't think so. How you are going to pay, how that skill that you learned over there is going to pay you in administrative service? डेफिनेटली सर, अभी हम जानते हैं कि हमारी जो सरकार है, चाहे इंडियन गवर्नमेंट हो चाहे बिहार गवर्नमेंट हो, हर एक चीज़ डिजिटल की तरफ मूव कर रही है और कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो कि इस चीज़ से ई गवर्नेंस और डिजिटलाइजेशन से अछूता रह गया है सर. सो मुझे लगता है कि जो मेरी टेक्निकल स्किल्स हैं मुझे वो डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे काम आएंगी, चाहे वो ई गवर्नेंस हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर्स हो, नहीं चाहे तो वुमेन सेफ्टी एक्चुअली हो. हाँ, तो हमारा इस काम हमारे काम के लिए सफिशिएंट नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट्स हैं, जी सर. तो दे विल डू दैट जॉब. क्या नीड थी आपको टेक्निकल डिग्री, स्पेशल पेरेंट्स का इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट, एवरीथिंग इज लॉस्ट. नो सर, आई डोंट थिंक तो क्या फायदा हुआ आपको पढ़ने से? सर मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी जर्नी देखूं तो फ़ायदा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा लगता है. फॉर एग्जांपल इनिशियली हमने जब लिया होता है, जब कोई भी ट्रेड, अच्छा, डेफिनेटली. आपका एक और यूनिक है, यू हैव ऑप्टेड पुलिस सर्विसेज एट फर्स्ट क्लास. जी सर. अच्छा, उसके पीछे क्या रहा? सर उसके पीछे एक बहुत ही एक बड़ा इंसिडेंट है मेरी लाइफ का. आई थिंक उसने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है, ऑल्दो क्या इट्स था? बीन अ ईयर नाउ. क्या था? सर एक्चुअली मेरी जब स्कूल की जब मेरी शिक्षा कंप्लीट हो गई थी, सरस्वती विद्या मंदिर गांव में ही स्कूल था, 10th तक मेरी स्कूल एजुकेशन वहाँ से हुई. उसके बाद जो मेरा 12th था वो मेरा जमालपुर स्कूल से हुआ नहीं, है. इतनी स्टोरी नहीं सुनी, जी सर. इवेंट बताइए. सर What इवेंट ये tempted you था, to यस सर, इवेंट ये opt था, this? जी सर, कि जो स्कूल जाने के दौरान काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे. मैं थी और हमारे जो साथ में 2-3 लड़कियां थी. ईव टीजिंग और ये सारे केसेस बहुत ही प्रोमिनेंट था सर. तो उस समय जा कर के हमारे पास में ही जो एक थाना था वहाँ पे जाके मैंने कंप्लेन किया था सर, ऑफिशियल तौर पे, कि मेरे को ये सारी चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ रही हैं. और उसके बाद इस चीज़ के लिए मुझे स्कूल में काफ़ी रिवॉर्ड मिला था, मुझे काफ़ी इस नहीं, वो चीज़ के लिए सब ठीक सराहा है, गया तो था. वो स्टोरी आपको टेम्प्ट किया. दैट वाज द वेरी फर्स्ट इंसिडेंट कि सर मैं पहली बार मुझे ये पता चला कि थाना भी कुछ होता है, वहाँ पे जा कर के अगर हम कंप्लेन करते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं. सर दूसरा बड़ा जो मुझे रीज़न अब समझ में आता है, जिसके लिए मैं काफ़ी प्रेरित हूँ सर, वो है कि जो पुलिस का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा अब डाइवर्सिफाई हो गया है. पुलिस का रोल मुझे लगता है सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर तक अब सीमित नहीं रह गया है. पुलिस और मेन रोल क्या है पुलिस का? पुलिस का फर्स्ट रोल तो लॉ एंड ऑर्डर को ही सेव व्हाट डू यू करना है. मीन बाय लॉ एंड ऑर्डर? लॉ एंड ऑर्डर से मेरा मतलब है कि जितने भी हम जिस क्षेत्र में पुलिस है उसमें वहाँ पे किस तरीके की क्राइम एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वुमेन की सेफ्टी है या नहीं है, पब्लिक ऑर्डर किस प्रकार का है. लॉ एंड ऑर्डर मतलब क्राइम कंट्रोल इज समथिंग डिफरेंट, एंड लॉ एंड ऑर्डर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, Yes, sir. इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन Yes, दिस sir. टू? सर लॉ एंड ऑर्डर जनरल, पुलिस की प्राइमरी ड्यूटी क्या है? सर पुलिस की प्राइमरी ड्यूटी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, लेकिन उस प्रक्रम में ही जैसे इन्वेस्टिगेशंस या क्राइम कंट्रोल वो उनके ही पार्ट्स हैं सर. क्राइम कंट्रोल को आप सेकेंडरी बना देंगे? नहीं सर, उसका ही पार्ट है. इन्वेस्टिगेशन, अच्छा पुलिस, अगर मान लीजिए आप पुलिस अफसर हो जाती तो आप कैसे, जो आपने फील किया था कि चीजिंग होती है, ऐसा होता वैसा होता, तो आप उसको कैसे करेक्ट कीजिएगा? इफ यू हैव ऑब्जर्वेशन यू आर हैविंग वेरी बैड ओपिनियन अबाउट द पुलिस. नो सर, इट्स No. नॉट लाइक दैट सर. तो यू टोल्ड लाइक दिस. नो सर, मेरा ये कहना है सर कि पुलिस का रोल काफ़ी नहीं, क्या क्रिटिकल आप है. सपोज हम अब जानते हैं कि पुलिस का रोल अच्छा नहीं है, सोसाइटी में पुलिस का इमेज इज नॉट प्रॉपर, तो इफ यू आर आस्क्ड टू मेक द इमेज ऑफ पुलिस, आप यू आर पुलिस ऑफिसर, व्हाट एक्ट यू आर गोइंग टू टेक फर्स्ट? सर सबसे पहले तो ट्रस्ट बिल्डिंग करना होगा कम्युनिटी के साथ और पुलिस के बीच में. एक ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं है कैसे होगा? सर. वो करने के लिए मुझे लगता है कि एक कांस्टेंट लेवल पे एक संवाद बहुत ज़रूरी है. जैसे मैं कुछ अगर सोच पाती हूँ तो मुझे लगता है कि एक पंचायत लेवल पे एक रेगुलर मीटिंग हो जहाँ पे कि लोकल एसएचओ, आपको पुलिस एसडीओ. अफसर बनाया जाएगा पंचायत करने के लिए? सर नहीं, मुझे ये नहीं बनाया जाएगा सर, लेकिन कम्युनिटी पुलिसिंग और पब्लिक एंगेजमेंट उसका एक बहुत क्रिटिकल. कम्युनिटी पुलिसिंग? सर कम्युनिटी पुलिसिंग से मेरा मतलब ये है कि कम्युनिटी के लोगों को, खास करके यूथ जो है, उनको हम मोबिलाइज कर सकते हैं, उनको सेंसिटाइज कर सकते हैं, ताकि वो पुलिस के जो भी मुख्य कार्य हैं जैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन तो करना, ये तो कोई दूसरा आदमी भी कर सकता है, कम्युनिटी को मोबिलाइज करने के लिए, उनको अवेकन करने के लिए. वो एमएलए कर सकता है वहाँ का, जी सर. वहाँ के लोकल बॉडी कोई कर सकता है. पुलिस, अच्छा पुलिस आपकी ड्यूटी क्या होगी वहाँ?
सर मेरी जो पहली ड्यूटी होगी पुलिस की सर वो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना एंड क्राइम कंट्रोल करना। सर मुझे लगता है फिर लॉ पुलिस एंड की ऑर्डर तो सेकेंडरी जॉब है। यू कैन नॉट कंट्रोल द लॉ एंड ऑर्डर। समझती है इस मीनिंग को? जी सर। सर लॉ से हमारा मतलब ये है कि जो लीगल प्रोविजंस हैं क्राइम कंट्रोल को उसको मेंटेन करना, रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करना और ऑर्डर सर ये है कि तो जो इसके लिए जनरल आपका क्या एक्शन होगा जिससे आपने कहा ना अभी कि कॉन्फिडेंस जनरेट करना होगा, तो पीपल को आप में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? सर सबसे पहले तो पीपल को जब भी हम देखते हैं नॉर्मली कि जब भी हम पुलिस स्टेशन जाते हैं तो सबसे एक अच्छी उनको ट्रीटमेंट देना होगा सर कि कोई भी अगर आए तो हम उनको सबसे पहले इस बात का भरोसा दिलाएं। तब तो आपको नेता समझेगी। नहीं सर। हाँ, तो ये नेता का गुण है। अच्छा सर ट्रीटमेंट दे देगा। जी सर। पुलिस का तो भय होना चाहिए। पुलिस जानेगी ऑफिसर आई है, कड़क ऑफिसर है, तब डरेगी कि यार ये तो कंट्रोल कर लेगी, नहीं तो नेतागिरी हो जाएगी। नहीं सर, कड़क ऑफिसर से मतलब सर डरना नहीं होगा सर, कड़क ऑफिसर से मतलब ये तो होगा। वही तो चाहना है सुनना आपसे जी सर। कि कौन सा एक्ट होगा आपको कि माना जाएगा कि नहीं बड़ी स्मार्ट लेडी है, बहुत अच्छी पुलिस ऑफिसर है। सर सबसे पहले मैं ये सोचती हूँ कि जो लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको पहले समझना, आइडेंटिफाई करना, उसके बाद लोगों उसके हिसाब से उनको ट्रीटमेंट करना और जो भी देखिए पुलिस का मेन काम हमारे दिमाग से जी सर। क्राइम कंट्रोल है। अगर क्राइम कंट्रोल करने के लिए ही आप जहाँ पोस्टेड हैं वहाँ के जो पुलिस स्टेशन हैं उनमें ये मैसेज भेजना है कि क्रिमिनल्स बी अफेयर्ड ऑफ यू, स्केयर्ड ऑफ यू। यस सर। अब वो नहीं डेयर करेंगे कि ये छोड़ेगी नहीं। क्या एक्ट कीजिएगा कि ऐसा मैसेज चला जाएगा? सर ये एक्ट करने के लिए सबसे पहले तो मैं ये करूँगी कि जो मेरे एरिया में जितने भी क्रिमिनल्स एक्टिव हैं सर मैं उनकी सबसे पहले एक रिपोर्टिंग लूँगी कि कौन से क्राइम जो है बहुत ज़्यादा हो रहे हैं मेरे एरिया में, कौन कौन से हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं और कौन कौन से बहुत ही उस तरीके के क्रिमिनल्स हैं जो बहुत ही सीरियस एक्टिविटीज़ में लिप्त हैं। और फिर सर मैं ये कोशिश करूँगी कि उनको एक तरीके से वारदात करते हुए मैं पकड़ूँ और साथ ही साथ एक स्ट्रिक्ट मैसेज दूँ कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर अगर मेरी एरियाज़ में इस तरीके की चीज़ होती है तो आई विल नॉट टॉलरेट इट एंड आई विल टेक द वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट ये हिम। आपकी जबानी करने से थोड़े हो जाएगा, आपके एक्शन में जी मैसेज सर। देगा। जी सर। सर थैंक यू ठीक है। अभी आप बात कर रही थी लर्निंग गैप के बारे में, क्या है लर्निंग गैप? सर लर्निंग गैप का मतलब होता है कि सर जो जिस उम्र में जो बच्चे हैं उनको जो एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है और उनकी एक्चुअल जो लर्निंग आउटकम है वो किस प्रकार से है। जैसे कि सर एसआर रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जब ये रिपोर्ट आई तो पता चला कि जो सेकंड क्लास के बच्चे हैं वो इवन पाँचवीं जो फिफ्थ क्लास के बच्चे हैं वो सेकंड क्लास के भी स्कूल के टेक्स्ट नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो दिस शोज कि इट्स अ लर्निंग गैप। लर्निंग गैप तो मुझे यहाँ देखने को मिलता है, ग्रेजुएशन के बच्चे 7th क्लास का चीज़ नहीं आता, ग्रेजुएशन कर लिया, बहुत सारे डिग्री आप जितना भी देखिएगा अधिकांश केस में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो इन सबको कैसे पूरा करेंगे? सर हम इसको 2 या 3 लेवल पे देख सकते हैं। सर पहले तो प्राइमरी लेवल पे बहुत ज़रूरी है कि प्राइमरी लेवल पे इस गैप को फुलफ़िल किया जाए। जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, तो सर उसने इस गैप को फुलफ़िल करने के लिए कई प्रावधान किए हैं, जैसे कि वोकेशनल ट्रेनिंग, लर्निंग आउटकम को चेक करना। इवन बिहार सरकार ने भी कई प्रोग्राम चलाए हैं, जैसे गुणवत्ता, निष्ठा मिशन ये सारे चलाए हैं, कि जो कमज़ोर बच्चे हैं उन पे विशेष ध्यान दिया जाए। इसके अलावा सर हम जो हायर एजुकेशन में ये जो गैप्स देखने को मिलती है सर उसी का एक कारण है कि जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी एक रिपोर्ट के अनुसार सर 50% जो ग्रेजुएट्स हैं वो अनएम्प्लॉयड है। इसका मुख्य कारण शायद लर्निंग गैप ही माना जा रहा है। तो आपको लगता है कि सरकार इसमें सीरियस है? निश्चित तौर पे सर। ठीक है, रिजल्ट आ रहा है उसका? सर अभी जैसे अगर हम अब क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है अभी जस्ट कुछ दिनों पहले इम्प्लीमेंट हुई है। इसके अलावा जहाँ तक रिजल्ट की बात है सर तो जैसे स्किलिंग री-स्किलिंग की जा रही है, हमारे यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी खुल रहे हैं, बच्चों को उसमें काफ़ी ट्रेनिंग्स वगैरह दी जा रही हैं जो न्यू चलिए एक क्वेश्चन टेक्नोलॉजी है। बताइए, आर्टिकल 21 ये क्या है? सर इट इज़ राइट टू एजुकेशन। कहा ये जाता है कि ये फ्री और कंपलसरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स के चिल्ड्रन को दिया गया, बिना किसी एडुकेट इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटी के। उसका परिणाम ये हुआ कि जिस शिक्षा की गुणवत्ता की आप बात कर रही थी वो गुणवत्ता जो है वो उसका डिक्लाइन कर गया। क्या आप इस बात से सहमत हैं? सर जहाँ तक शिक्षा की गुणवत्ता के गिरने की बात है
तो सर ये आई थिंक इसमें कई सारे फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। और एक टाइम था जब बहुत अच्छी स्कूलिंग हुआ करती थी, हमारे पिताजी सब उसी स्कूल से पढ़ के निकले हैं। अभी जो टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं इंश्योर की जानी चाहिए। आई नहीं, थिंक मेरा प्रश्न आप नहीं समझे। सर एक बार आप रिपीट कर दें। मेरा प्रश्न ये था कि आपने दे तो दिया कंपलसरी एजुकेशन बच्चों को, जो एलिमेंट्री एजुकेशन जिनको चाहिए 614 साल के बच्चों को, लेकिन उसके लिए जो इंस्टीट्यूशन हमको चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमको चाहिए, वो उस पर काम नहीं हुआ। बिना काम किए हुए आप ये सारा चीज आप कर दिए। तो कानून बनाना था, कानून बन गया, लेकिन ग्राउंड पर जो काम करना था वो काम तो हुआ ही नहीं। तो परिणाम क्या हुआ कि एक व्यक्ति के ऊपर जो बच्चों की संख्या थी वो बढ़ गई, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, तो जो आप पढ़ाएंगे वो क्वालिटी तो रहेगा नहीं ना। तो मेरा यही प्रश्न है कि जो बात मैं बोल रहा हूँ वो सही है या उसमें आप कुछ करेक्शन करना चाहेंगे, कुछ आप बताएंगे? जी सर, निश्चित तौर पे सर। मुझे लगता है कि जैसे सरकार सबसे ज़्यादा शिक्षा पे खर्च कर रही है, पर क्योंकि वो ग्राउंड पे हमें उतना ज़्यादा दिख नहीं रहा, दैट वाज द मेन रीज़न। बिकॉज़ कि जैसे आपने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, बेसिक मैं बताया फैसिलिटीज़। नहीं, है फैक्ट है। यस सर, इट इज़ ट्रू सर। सर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हमें हर जगह देखने को मिलती है। जैसे शौचालय से लेकर के पानी, जो पीने लायक जो पानी, उसकी भी सुविधा हर स्कूल में अभी भी मुहैया नहीं है। सर मुझे लगता है कि सबसे पहले इस बात को इंश्योर किया जाए कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे हो। इसके अलावा टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी श्योर हो, वो बहुत ज़रूरी है सर। क्योंकि बिना अकाउंटेबिलिटी के जो आउटकम्स की हम नहीं सोच सकते कि आउटकम कुछ ज़्यादा निकल कर के आएगा। इसके अलावा सर मुझे लगता है कि एडिशनली जो डिजिटल लर्निंग है उसको भी प्रमोट किया जाना चाहिए। बच्चे को खाने के लिए है नहीं, आप जो उसको डिजिटल लर्निंग की बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि कुछ ज्यादा हो रहा है? सर ऐसा नहीं है सर, फंड बहुत है हमारे पास, उसको इफिशिएंटली अगर हम यूज़ कर पाएँ, हमारे पास फंड की कमी नहीं है। सर मेन जो दिक्कत मुझे समझ में आती है वो ये आती है तो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इतना नीचे क्यों है? सर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कई सारे एस्पेक्ट हैं। तो उसमें हम नीचे इस वजह से भी हैं कि जैसे शिक्षा में अगर हम बिहार को ही देख लें, तो हमारी लिटरेसी रेट अभी भी उस लेवल की नहीं है। हम लोएस्ट हैं, वन ऑफ द लोएस्ट हैं, ऑल्दो बढ़ रही है। अभी जैसे कास्ट सर्वे आया तो उसमें 73% हम अचीव कर चुके हैं। इसके अलावा जो विमेन की जो स्टेटस है, विमेन की स्टेटस भी बहुत अच्छी नहीं है एजुकेशन में, पुरुषों की तुलना में काफ़ी कम है। क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ ऑल्सो नॉट गुड एक्चुअली। तो दीज आर द मेन प्रॉब्लम कि हमारा ह्यूमन जो इंडेक्स है उसमें हम थोड़ा नीचे स्तर पे तो हैं, आप तो लेकिन हम बोल रही थी कोशिश कि कर रहे हैं सर। पैसा है, बहुत सारा पैसा है, यस सर, तो दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। यस सर, अगर हमारे पास रिसोर्स है यस सर। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी हम अच्छा कर रहे हैं। सर मेन प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन गैप की है एक्चुअली। फंड की प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है। हम अगर फंड को एफिशिएंटली यूज़ करें, टारगेटेड वे में यूज़ करें, तो मुझे लगता है कि इसको कुछ समय में हम फुलफिल कर सकते हैं। सर थैंक यू। चलिए, इस रिवर के डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, कौन सी हैं? सर सबसे पहले तो यूथ स्टेज होती है सर, जिसमें वो बहुत ज़्यादा हेडवर्ड इरोजन्स वगैरह होता है, बहुत ज़्यादा इरोजन की प्रक्रिया ज़्यादा उसमें डोमिनेंट होती है। फिर उसके बाद यंग स्टेज में होती है। फिर सर मैच्योर स्टेज में आती है रिवर, जिसमें कि सर डिपोजिशन वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि हम बिहार की नदियों को देखें, जैसे कोसी का डिपोजिशन हम देखने को मिलता है नॉर्थ बिहार में काफ़ी ज़्यादा। इसके बाद सर जो हमारा ओल्ड स्टेज आता है, जिसमें कि डेल्टा फॉर्मेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं, अंत में जो रिवर होती है वो मेन जा करके ओशन में मर्ज कर जाती है सर। सो दीज आर द 3 स्टेजेस। ये आपको मैनग्रोव्स का निर्माण हुआ, मेजर कहाँ पर है? सर ये सुंदरबन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। सुंदरबन। जी सर। क्या उसकी खासियत है? सर उसकी खासियत है, अगर बहुत सारे अलग अलग एंगल से देखा जा सकता है। इन्वायरमेंटल एंगल से देखें तो सर जैसे सुनामी क्षेत्र से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहता है वेस्ट ऑफ बंगाल का एरिया, तो उससे काफ़ी वो उसको प्रोटेक्शन देता है। मेनली पानी को बहुत ज़्यादा कोस्टल एरियाज़ में अंदर नहीं आने देता। सेकंड है सर कि जो कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए एक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का एक सोर्स होता है। जैसे झींगा वगैरह काफ़ी वहाँ उगाया जाता है उस वाटर में। बर्ड सेंचुरी बिहार में कहाँ पर है? सर एक तो गोगा बेल कटिहार में है, फिर इसके अलावा नागी और नटकी। गोगा बिल कहाँ है कटिहार में? सर ये आई थिंक बूढ़ी गंडक रिवर पे है सर। किस ब्लॉक में है? सर उसकी जानकारी नहीं है सर। और दूसरी जगह?
फिर इसके बाद नागी नटकी है जो कि जमुई में है हम्म, सर। इसके अलावा भी थिंक एक गोकुल करके सर बक्सर में अभी रामसर साइट भी उसको घोषित किया गया है। बेगूसराय में कांवड़ सर, कांवड़ कांवड़। यस सर। वहाँ बहुत सारे बाहरी बर्ड्स आते हैं इंटरनेशनल। अभी बिहार का बजट क्या है? सर एग्जैक्टली सर मैं अभी कितने रिकॉल का नहीं है? कर पा रही हूँ सर। लास्ट टाइम का अभी मैंने इसको रिवाइज नहीं किया तो मैं अभी recall अपनी सरकार ने फीमेल के वेलफेयर पर या उसको स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत सारे स्कीम चला रही है। कुछ मेजर स्कीम के बारे में बताएं। जी सर। सर सरकार ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्कीम चलाई हुई हैं, अलग अलग परियोजनाएं लाई हैं। जैसे सर सबसे पहले पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए जैसे 50% रिजर्वेशन है पंचायत में। फिर इसके अलावा अगर देखें वुमेन के पूरे लाइफ से मतलब इनिशियल बर्थ से लेकर के ग्रेजुएशन तक कन्या उत्थान योजना चलाया है। इसके अंदर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए साइकिल योजना, पोशाक योजना, ये काफ़ी हेल्पफुल रहा है वुमेन के लिए। इसके अलावा सर 35% रिजर्वेशन भी दिया गया है जॉब्स के अंदर। और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना इत्यादि हैं सर। ब्रिटिश पीरियड में बहुत सारे सोशल चेंज किए गए, बहुत से बैड प्रैक्टिसेस को बंद किए गए, कुछ के बारे में बताएं। सर ब्रिटिश समय में सबसे पहला जो सोशल अवेयरनेस और इनको जो बंद किया गया जो कि एविल्स थे, पहला तो सती था सर। लॉर्ड बेंटिक के टाइम में उसको बैन किया गया था। फिर दूसरा कहीं ना कहीं अनटचेबिलिटी को लेकर के भी ब्रिटिश सरकार ने काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट किया था। फिर वो लीगली उस टाइम बैन था या नहीं ये मुझे सर याद नहीं है अभी, पर मुझे सती के बारे में काफ़ी श्योर हूँ मैं। और ये तो मुझे याद है। और विडो मैरिज, yes sir, widow remarriage was a major act that was passed during the British time. फीमेल इन्फेंटिसाइड, Yes sir, that was also. कब हुआ था? सर ये इफ आई कैन रिकॉल सर, ये राजा राम मोहन राय जी के टाइम में हुआ था 1829 30 के आसपास। दो सती प्रथा और ये दोनों एक साथ हुआ है। जी सर। सती प्रथा को बनाए रखने के पीछे कौन सी हमारी एक अवधारणा थी, कौन सी सोच थी समाज की कि नहीं इसके हस्बैंड के मरने के साथ इसको जबरदस्ती जला दिया जाए? जी। क्यों? तो सबसे पहला फैक्टर तो मुझे लगता है कि उस समय महिलाएं जो है पुरुषों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी। तो समाज में ये अवधारणा थी कि अगर जिनके पति की डेथ हो जाती है तो महिला एक तरीके से मुझे लगता है कि उनके परिवार के लिए शायद बोझ बन जाएंगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा। तो ये एक अवधारणा रही होगी उस समय। कहीं ना कहीं एक मुझे लगता है दूसरी जो अवधारणा रही होगी कि महिलाओं को हमेशा से ही देखा जाता था कि वो एक वीक जेंडर के तौर पे उनको देखा जाता था। पति के जाने के बाद उनका समाज में कोई ज़्यादा स्टेटस नहीं रह जाता था। सर दूसरी अवधारणा ये रही होगी सर। मुझे लगता है सर पॉलिटिकल एंगल से भी सॉरी सर इकोनॉमिक एंगल से और एक सोशल एंगल से, दोनों ही एंगल से एक अवधारणा रही होगी जिसकी वजह से सती को कंटिन्यू किया गया। सबसे बड़ी बात थी उसमें इकोनॉमिक धारणा, ये अपना शेयर मांगी। That was also a reason, sir. सर Thank you. ठीक है, अब इंटरव्यू हो गया आपका। जी सर। नेक्स्ट फॉर यू इंटरव्यू, पर्सनालिटी इज गुड, सब कुछ है। थोड़ा सा प्रिसाइज टू द आंसर नहीं है, लंबी बात कर रही हैं आप, स्टोरीज बताने लगी, वो सब जो है कॉन्कॉक्टेड स्टोरीज हैं। फैक्ट है कि जो बैठा है इंटरव्यू लेने वो इस बात को रीड करता है कि ये वेदर इट इज़ अ फैक्ट और ये कॉन्कॉक्टेड। तो ये सब फैक्ट यही है कि आप पुलिस में जाना चाहती हैं, आपका फैसिनेशन है, यू लाइक पुलिस जॉब। और अब हम एक सर्टेन घटना थी, टीजिंग थी, और उसको स्टोरी बनाने से वो प्रॉपर नहीं होता। तो फैक्ट है, बी ऑनेस्ट योर आंसर। सर दैट वाज द फैक्ट, बट मैं इसको आर्टिकुलेट नहीं कर पाई। आर्टिकुलेट नहीं तो वो हो सकता है आपका इंसिडेंट हो, लेकिन yes, लंबी लंबी दो Yes, स्टोरी that was the बनाना main. वो नहीं होगा। एक्चुअली आपको जो पुलिस की फंक्शनिंग में हमने कहा कि सपोज कि इमेज अच्छा नहीं है और यू आर पोस्टेड एज डीएसपी, तो कैसे पुलिस का इमेज बनाएगा? तो इमेज बनाने के लिए आप लोगों को बुलाइएगा नहीं,
your action, the day you join, you be quick to act. Crime control is the prime duty. पहले आप गश्ती कीजिए, आप फील्ड में घूमने लगिए, मैसेज जाएगा कि पुलिस ऑफिसर तो लेडी है, इतना घूमती है, राउंड द क्लॉक घूमती रहती है, ये गश्ती करती है, क्रिमिनल्स में टैप ना कर। But if you are asked to, suppose society या police is laden with corruptions, or you are asked to eradicate the corruption, from where you will start? From my office only, sir. From yourself. Yes. You put yourself as an As an example example. for the juniors, inspiration for the seniors. जी सर. तो आपको एक्ट करना होगा. Be quick in action. Yes. पुलिस की ड्यूटी, क्राइम कंट्रोल इज द प्राइमरी ड्यूटी. लॉ एंड ऑर्डर जो है ना, ये बड़ा वेग टर्म है, आपका कंसर्न है. दूसरा ये कि आप जब मुंगेर से आई हैं, गवर्नमेंट बैंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगरेट्स. जब तो सिगरेट के लिए एस्टेब्लिशमेंट था उनका, जी सर. सारा इंफ्रास्ट्रक्चर था. जी सर. तो जब यहाँ सिगरेट पीना ये इंजूरियस टू हेल्थ हो गया, गवर्नमेंट पर्टिकुलर हो गई, तो एनटीएससी आईटीसी ने डिसाइड किया कि आई शुड एंटर इन अदर बिजनेस. यस. वही इंफ्रास्ट्रक्चर. सर इसमें शायद प्रॉफिट मार्जिन बहुत, क्योंकि टारगेटेड हाँ, तो कस्टमर्स है उसमें था ना भाई, तो इसमें सिगरेट कस्टमर मेकिंग बहुत बंद ज्यादा. हो गई यस सर. मुंगेर में. आज आटा शुरू हुआ तो हम उस पीरियड इसमें में हर कोई फिर आएगा. आएगा ना. जी तो सर. आप चूंकि मुंगेर से भी है ना, जी सर. हमको उस वक्त का संजोग है कि स्टार्ट हुआ था, हम एसडीएम मुंगेर एट दैट टाइम. ओके. इसलिए वो आपको पर्टिकुलर होना है. ये सेंस से कर सकते हैं. जब टोबैको मेकिंग बैन हो गया, नॉन प्रॉफिटेबल हो गया, पीपल ने नहीं यूज किया, तो उसने दूसरे बिजनेस में शिफ्ट किया. जी सर. जी सर. ठीक है. तो बाकी ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी ठीक है, बट बी प्रिसाइज टू योर आंसर, यस आई एम ट्राइंग फॉर दैट. बी ऑनेस्ट टू योर आंसर आल्सो. कोई स्टोरीज कॉन्कॉक्टेड नहीं चलेगी, और कोई सर मुझे इसको कैसे आर्टिकुलेट करना चाहिए? आइडियलिस्टिक व्यूज भी नहीं चलेंगे, जी सर. हाइपोथेटिकल व्यू भी नहीं चलेगा. बी ऑनेस्ट, बी फैक्ट, ऑनेस्ट टू द फैक्ट. Yes, वो काम करेगा, पे करेगा. पर्सनालिटी एक्सेल. सर का जो सजेशन था उसको ध्यान में रखते हुए आपका बॉडी लैंग्वेज मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, पोस्चर गेस्चर आपका अच्छा था, कम्युनिकेशन आपका अच्छा था. क्वेश्चन को टू सम एक्सटेंट आप समझ रही थी. 21 आर्टिकल का जो मैं क्वेश्चन किया था उसमें बेसिकली ये था कि सरकार प्लान लेकर के आ गई और इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके पहले की जो तैयारी है वो हमारे पास नहीं है, तो उसका जो लोड है वो एजुकेशन का जो क्वालिटी है वो संभाल नहीं पाए. ये क्वेश्चन था सिंपल. इसमें तो थोड़ा सा आपको सुनते वक्त ध्यान रखना होगा, और जो आंसर आप दे रही थी वहां पर कई जगह पर मुझे लगा कि थोड़ा इनकंसिस्टेंसी है उसमें, इधर उधर की बातें करके. हाँ, तो लंबा नहीं उसको सर ने कह दिया अपने इसमें. तो इस बात को अगर आप ध्यान रखती हैं, डाउटली आपका जो आंसर था वो बैलेंस था. आप क्रिटिकल थिंकिंग करती हैं, एनालिटिकल पावर आपके अंदर है, ये सारा क्वालिटी है. उसमें इन चीजों को जो इन्होंने सजेस्ट किया उसको ऐड कर लेंगे ना, बहुत अच्छी पर्सनल. थैंक यू सो मच. बहुत. चलिए, ओवरऑल सारे पॉइंट्स आपने कवर किए, जी सर. और इसमें थोड़ी सी जीके और करंट टॉपिक्स को एक बार फिर से देख लेंगे. आप देख लेंगे, थैंक यू सो जो मच. बहुत थैंक यू. इम्पोर्टेंट. थैंक यू सो मच.